नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत में युवाओं की बताई महत्वपूर्ण भूमिका। कहा, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूरगामी प्रगति की उम्मीद। रांची में बीआईटी के प्लैटिनम जुबली समारोह को किया संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारत को बताया दुनिया की संस्कृति का केंद्र। विश्व कल्याण के लिए वसुदैव कुटुंबकम का दिया मंत्र। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने शीश महल बंगले की जांच के दिए आदेश। भारतीय जनता पार्टी ने की थी शिकायत। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की महत्वपूर्ण बैठक आज। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। भाजपा के नए अध्यक्ष और संगठन से जुड़े मुद्दे पर होगी चर्चा। और वाराणसी में आज काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के रांची के मेसरा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल हुई। कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में आईआईटी संस्थान के रूप में न केवल बीआईटी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी तकनीक और नवाचार से अवगत कराया है। हम सबके लिए ये हर्ष का विषय है कि यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र आज देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। It is also the only technological university in Eastern India, imparting education at the certificate, diploma, bachelor, master and doctoral levels in science, management and engineering in about 20 disciplines. The institute's culture of nurturing talent is also reflected in the accomplishments of its alumni, who include leaders in every sphere of life, such as education, entrepreneurship, industry, administrative services, journalism, literature, and sports. I am told that BIT has recently expanded beyond its traditional area, offering courses now in quantitative economics and data science, humanities, and animation and multimedia. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। इस मामले में केजरीवाल पर कानूनी संकट का नया शिकंजा कसा है। पिछले साल 14 अक्टूबर 2024 को ही विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। दरअसल पिछले साल 14 अक्टूबर को ही विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। सीवीसी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के रेनोवेशन की जांच के आदेश दिए हैं। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी से उन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि 40,000 वर्ग गज यानी कि 8 एकड़ में फैले भव्य बंगले के निर्माण के लिए भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन किया गया। 5 दिसंबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर आधारित एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 24 दिसंबर को सीवीसी को सौंपी गई थी, जिसके बाद 13 फरवरी 2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट की जांच के बाद सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी के सीवीओ को मामले की विस्तृत जांच करने की सलाह दी।
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए 8 एकड़ के घर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ सतर्कता जांच का स्वागत करते हैं। ये विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम करता हूँ। सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदले जाने को लेकर मचे सियासी बवाल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने फौरन एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ईमेल लिखा है। दिल्ली के सीएम कार्यालय ने एक्स को लिखे ईमेल में सीएमओ दिल्ली के आधिकारिक हैंडल को बहाल करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि इसका नाम कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया था। भाजपा ने इसे लेकर केजरीवाल के खिलाफ हमला बोलते हुए एलजी से पूरी प्रकरण की जांच कराने की मांग की थी। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया था कि सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदलकर उसे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का निजी अकाउंट बना दिया गया है, जबकि इसे बनाने पर सरकारी फंड का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के उपराज्यपाल से इस मामले में दिल्ली सरकार के आईटी विभाग से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई करने की मांग की थी। दिल्ली सीएमओ ने शुक्रवार को एक्स को भेजे ईमेल में कहा कि उसके ग्रेटिंग हैंडल, जिसके लगभग 9,90,000 फॉलोअर्स हैं, को उसको बदल के केजरीवाल एट वर्क पर कर दिया गया। आधिकारिक अकाउंट किसी व्यक्ति से जुड़े नहीं होते हैं और जब भी सरकार या प्रशासन में बदलाव होता है तो वे उत्तराधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं। ऐसे में एक्स प्लेटफॉर्म से अनुरोध है कि वे सीएमओ दिल्ली को बहाल करे। सीएमओ दिल्ली ने यह भी कहा कि नए हैंडल का पासवर्ड कृपया आधिकारिक ईमेल आईडी cmdelhi@nic.in पर भेजा जाए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की अधिकृत आधिकारिक आईडी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल का दुरुपयोग ना किया जाए, इसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। पत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सीएमओ दिल्ली वाले किसी भी अन्य अकाउंट को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है। और इन सबके बीच भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर आयकर दाताओं के पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से वापस लौटने से पहले शुक्रवार देर शाम भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, चुनाव सह प्रभारी अतुल गर्ग, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा के साथ बैठक की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं की कई बार बैठक हो चुकी है। नड्डा दिल्ली के कई विधायकों से भी अलग अलग मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। राजौरी गार्डन के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने नई सरकार के गठन को लेकर जानकारी दी। देखिए, अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक आज शाम 4 बजे बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। संगठनात्मक चुनावों के मद्देनजर संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक में संगठन महासचिव बीएल संतोष, महासचिव तरुण चुग, दुष्यंत गौतम, राधा मोहन अग्रवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और अरुण सिंह शामिल होंगे। बीजेपी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराया जा सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं।
फरवरी के आखिरी तक प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के तहत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में इस बार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट में भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए एक नींव रखी गई है। उन्होंने साथ ही कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों, महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत खास पेशकश की गई है। इस साल का 2025 और 26 का बजट जो पेश हुआ वो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना जरूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत खास पेशकश इस बजट में किया गया है। इस साल का बजट में 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री करना। आप हर महीने अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में ममता बनर्जी सरकार पर विपक्ष और मीडिया आलोचकों को चुप कराने के लिए राज्य पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वे फर्जी और निराधार एफआईआर दर्ज करते हैं और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को परेशान करने की कोशिश करते हैं ताकि उन पर दबाव डाला जा सके। उन्हें ऐसी किसी भी रिपोर्टिंग से दूर रहने के लिए कहा जा सके जिससे सरकार को शर्मिंदगी हो। उन्होंने इन सबसे निपटने में न्यायपालिका की भूमिका की प्रशंसा भी की। भाजपा नेता ने कहा कि न्यायपालिका ने हमेशा उन पत्रकारों को सुरक्षा घेरा प्रदान किया है जो जिम्मेदार और नैतिक तरीके से काम करते हैं। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एबीपी आनंदा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन डे को राहत देने का स्वागत किया, जिसमें जांच एजेंसी को गायघाटा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए मामले के संबंध में उन्हें कोई और नोटिस देने से रोका गया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि न्यायपालिका ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किए गए हमले को निष्प्रभावी कर दिया है। और आइए अब बात वाराणसी में शुरू हो रहे काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की। धर्म और संस्कृति के दो सबसे प्राचीन नगरों वाराणसी और तमिलनाडु के समागम का उत्सव काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1200 प्रतिनिधि तमिलनाडु से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तमिलनाडु का पहला 200 छात्रों, शिक्षकों और लेखकों का दल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वाराणसी पहुंचेगा। तमिल मेहमानों के स्वागत के लिए भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रतिभागी काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने काशी तमिल संगमम के तृतीय सत्र के उद्घाटन की तैयारी का जायजा लिया। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए आईआरसीटीसी ने स्वागत सत्कार की तैयारियां तेज कर दी हैं। आईआरसीटीसी के सीआरएम अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के अतिथियों का स्वागत धूमधाम से किया जाएगा। सभी मेहमानों के लिए भ्रमण के साथ उनके खान पान, रहने की व्यवस्था भी आईआरसीटीसी के द्वारा की जा रही है। ई बसों से अतिथियों को संगम और अयोध्या का भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए आईआरसीटीसी के अनुभवी एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी लगाई जा रही है।
इस वर्ष तीसरा प्रयास शुरू किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें तमिलनाडु से अलग अलग सेलेक्ट ग्रुप के लोगों को अलग अलग ट्रेनों के माध्यम से यहाँ भेजा जाता है। पहला ग्रुप है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स का है और इसी तरीके से आने वाले और जो ग्रुप्स हैं उसमें कोई विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्रों का ग्रुप है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स हैं। IRCTC के माध्यम से वहाँ से सारे डेलीगेट्स को ट्रेन के माध्यम से लाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, और इस दौरान IRCTC के माध्यम से उनके रहने, खाने और उनके घूमने फिरने की जो व्यवस्थाएं हैं वो उसका आयोजन किया जा रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे भारत की समृद्धि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs का महत्वपूर्ण योगदान है और इन उद्यमों को भारत सरकार का MSME मंत्रालय आर्थिक, तकनीकी और मार्केट लिंकेज जैसी सहायता प्रदान कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे लिए MSME का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मंत्रालय के पास आपके व्यवसाय को बढ़ाने, नई मशीन और तकनीकी तथा कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, PM विश्वकर्मा, PMEGP जैसे अनेक योजनाएं हैं। अपने सपने को साकार करने और MSME मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आज ही उद्यम पंजीकरण करें, जो कि सरल और बिल्कुल मुफ्त है। हर MSME बनेगी अग्रणी, आधुनिक और आत्मनिर्भर। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. ब्रेक के बाद स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम की अध्यक्षता की। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर के मातृका सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आप ऐसे भारत को देख रहे हैं जो न केवल संभावनाओं से भरा राष्ट्र है बल्कि अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर रहा है। I wholly disagree with people who thought Chandrayaan 2 was not a success. It was. But we believe in a mindset that success has to be 100% no. If you look into historical innovations, great creations,
They are brick by brick on occasions. And therefore, I wish to convey to my young friends, you are seeing an India, Bharat, which is not a nation of potential. It's a nation fully exploiting its potential. A developed nation status is not our dream, it's our goal, a definitive goal. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के परिणामों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा रक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने में काफी सहायक होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनाओं के साथ दीर्घकालिक सहयोग सेना की तैयारी और दक्षता को कई तरीकों से मजबूत करेगा। सेना प्रमुख नोएडा में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर सेना और नौसेना के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस अवसर पर 42 शहीदों के परिवारों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डिफेंस का जो अभी हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिला है, कल मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहब का जो उन्होंने बयान दिया यूएस में, वो पूरा मैंने सुना, तो बहुत अच्छी खुशखबरी उसमें आई है सुन के कि 10 साल का प्लान बनेगा और उसमें जो हम साथ में मिलके यहाँ पे ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, उससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, जिससे भारतीय सेना को भी बहुत फायदा होगा और जो हमारी आत्मनिर्भरता की एक कड़ी है, जो हमारी मुहिम है, उसको बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। थल सेना अध्यक्ष द्विवेदी ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भारतीय सेना के योगदान पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सेना के पूर्व सैनिक भी विभिन्न राज्यों और जिलों में इस लक्ष्य की जुड़ी परियोजनाओं और योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में पूर्व सैनिकों के लिए पॉलीक्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की। नेशन बिल्डिंग में भारतीय सेना एक अहम भूमिका निभाती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे स्किल ट्रेनिंग हो या किसी प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो इंटरनल हालातों में। ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में भी हमारा मुख्य भूमिका होती है। जहां तक विकसित भारत की बात है, भारतीय सेना ने एक डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नियुक्त किया है, जिसमें हमने 5 मुख्य पिलर्स नियुक्त किए हैं, जिसमें कि रिस्ट्रक्चरिंग है, मॉडर्नाइजेशन है, सिस्टम प्रोसेस फंक्शनिंग है, उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट है, ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन है। हर पहलू में हम सोसाइटी के साथ मिलके जो भी बन पड़ेगा वो काम करेंगे, ताकि विकसित भारत में हमारी मुख्य भूमिका हो। प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ हुए महाकुंभ में गंगा और त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। अभी तक कुल 50 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का पहला आयोजन बना जहां 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष सहभागी बने। मानव इतिहास के किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने के प्रमाण नहीं है। महाकुंभ के समापन से 12 दिन पहले ही स्नानार्थियों की संख्या ने नया कीर्तिमान रचा है। योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर कहा कि वास्तविक अर्थों में भारत की लोक आस्था का ये अमृतकाल है। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा पर 1.70 करोड़, मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख, मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख, बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख, माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ 40 हजार स्नानार्थियों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ प्रयागराज क्षेत्र केवल आस्था का मेला ही नहीं, बल्कि जग जागरण का भी केंद्र बन चुका है। एनडीआरएफ अपनी तत्परता और समर्पण से महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपात स्थिति में लोग स्वयं की सुरक्षा कैसा करें, इस बारे में एनडीआरएफ की टीम लोगों के बीच लगातार जन जागरण कर रही है। डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्र ने महाकुंभ स्थित एनडीआरएफ केंद्र का लिया जायजा। हम मौजूद हैं एनडीआरएफ के पंडाल में, जहां पर लोगों को आपदा से बचाव की सभी आवश्यक जानकारी दी जा रही है, जन जागरूक किया जा रहा है। अगर देखें तो यहां पर आपदा मित्र से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देंगे। और यहां पर
एनडीआरएफ के लोग, एनडीआरएफ के प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी लोगों को अलग अलग तरीके से जानकारी दे रहे हैं। हम खुद ओम प्रकाश जी से पूछेंगे कि कैसे लोगों को आप जन जागरूक कर रहे हैं और क्या ये प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाने पर या कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसका हम 3 चीज़ चेक करते हैं, पल्स और ब्रीदिंग। अगर उसका एब्सेंट होता है तो उसको हम क्या देते हैं, सीपीआर देने के बारे में बताते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये आपदा प्रबंधन के अलग अलग जो उपकरण है वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। CBRN और CSSR किट है यहाँ पर, जो कि किसी भी तरीके के केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन से बचाव के समय जिनका उपयोग किया जाता है। से जानना चाहेंगे पंकज जी, ये क्या इक्विपमेंट्स हैं और कैसे लोगों को आप यहाँ जन जागरूक कर रहे हैं? ये जो भी सारे इक्विपमेंट्स हैं, किसी भी डिजास्टर के दौरान, चाहे वो बिल्डिंग कोलैप्स हो, चाहे कोई CBRN आपदा हो या कोई बाढ़ की आपदा हो, उसके दौरान में किस तरह के इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं विक्टिम्स को उस ध्वस्त ढांचे से निकालने के लिए, उनके बारे में है। ये क्या है और कैसे लोगों को प्रशिक्षित करते हैं? ये बाढ़ के दौरान जो घरेलू सामान का इस्तेमाल करके जो लोग अपने बचाव के लिए चीज़ें बना सकते हैं, उसमें है जैसे बैरल राफ्ट है, जिसमें बांस की या बैम्बू की मदद से और कुछ डब्बों की मदद से हम एक राफ्ट बना सकते हैं, जैसे कि नाव भी हम बोल सकते हैं, ताकि बाढ़ की स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाया जा सके। यानी कि सुरक्षा के साथ साथ जो एहतियाती मेडिकल उपाय हैं उसको भी प्रशिक्षित करना, जो एहतियाती ऐसे आवश्यक जागरूक करने वाले कार्य हैं उनसे भी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ पर डिजिटल पैनल के द्वारा लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है कि अगर आपदा की स्थिति बनती है तो कैसे उससे निपटा जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को भूकंप से बचाव के लिए वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें बता रहे हैं कि अगर आपको भूकंप की स्थिति हो तो आपको क्या करना चाहिए। कोई भी ऊपर चीजें हैं उसके नीचे आपको कवर कर लेना चाहिए और अपनी गर्दन को नीचे करके घुटने के बल नीचे हो जाना चाहिए। आपदा कैसी भी हो, लेकिन अगर समय रहते त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए उस पर प्रभावी कार्य किया जाए, कार्य योजना सटीक हो और जिसमें बेहद माहिर है एनडीआरएफ, तो आपदा के जोखिम को, आपदा के नुकसान को बेहद कम किया जा सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभनगर, प्रयागराज। और सीबीआई ने साइबर अपराधियों के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में 11 स्थानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान करीब 1.08 करोड़ रुपए नकद, डिजिटल साक्ष्य और क्रिप्टो धोखाधड़ी से जुड़ी 1000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। इसके साथ ही 252 ग्राम सोना बरामद किया गया है। तलाशी के दौरान सीबीआई ने महत्वपूर्ण आपत्तिजनक डिजिटल सबूतों का भी पता लगाया और 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और एक आईपैड जब्त किया है। अधिकारियों ने बताया कि 2 साल पुराने मामले में दिल्ली में 9 और हरियाणा के हिसार में 2 स्थानों पर छापेमारी की गई है। आरोपी सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। तो सीबीआई का साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। आज 10वीं की कक्षा के अंग्रेजी विषय की परीक्षा हो रही है, तो वहीं 12वीं कक्षा के फिजिकल एजुकेशन विषय की परीक्षा चल रही है। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई और दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। वहीं कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक हुई है। सीबीएसई ने विद्यार्थियों के तनाव को कम करने और उन्हें परीक्षा की तैयारी में सहायता देने के लिए मनोसामाजिक परामर्श सेवाएं भी शुरू की हैं। ये सेवाएं 4 अप्रैल तक उपलब्ध रहेंगी। इस बार 42 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इन परीक्षाओं के लिए पंजीकृत हुए हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए डीटी न्यूज़ के साथ। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।